दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति क्या है, राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। 4-5 पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक आपको जानकारी दे दें। तो एक बार फिर से नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजेश रमन। शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। सबसे पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा, किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद पे ना हो, इसको ठीक से देख लें। ये समझने वाला विषय है यहाँ पे, क्योंकि लाभ के पद में अगर कोई मंत्री है या फिर कोई विधायक है तो उस कंडीशन में इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में वह लाभ का पद माना जाएगा। खैर, इसको एक बार जरूर देख लें। तो ये 3-4 चीज़ें क्लियर करती है कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है, जिनके पास ये 3-4 योग्यताएं होती है। दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट करता है। क्या हम वोट करते हैं, आप वोट करते हैं? नहीं। कौन वोट करता है? तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक पॉइंट यहाँ पे और जुड़ गया है, जम्मू और कश्मीर में 2024 में चुनाव हो चुके हैं। अगला जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वहाँ के भी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य उसमें राष्ट्रपति को वोट करेंगे। निर्वाचित कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित कहने का मतलब है कि जो चुन के आए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करती है राष्ट्रपति, तो वो 12 सदस्य वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति को। या लोकसभा में 2 सदस्यों को पहले मनोनीत करने की प्रक्रिया होती थी, तो वो वोट नहीं करते थे राष्ट्रपति को। राज्य विधानसभाओं में या विधान परिषद के माध्यम से जो भी व्यक्ति आते हैं, तो विधान परिषद का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि विधान परिषद के सदस्य आएंगे। विधानसभा में भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के होने चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया, मतलब जो 3 पॉइंट हैं, इसको ध्यान देना होगा कि यही लोग राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए अगर आप जाएंगे तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो आपका अनुमोदन करे कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है। और प्रस्तावक मतलब कि आपके साथ खड़ा रहे कि हाँ भाई आप राष्ट्रपति बने, हम आपके साथ हैं। खैर, अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाएगी। तो इसमें सिंपल सा एक लाइन लिख दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, बस संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। यह किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। सदन के 1/4 सदस्य अगर लिखित आरोप लगाते हैं, लिखित रूप में देते हैं हस्ताक्षर करके कि हाँ राष्ट्रपति असंवैधानिक काम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। और उसके उपरांत 2/3 बहुमत के पश्चात दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन उसको चेक करती है, जांच करती है, और अगर सही हुआ तो, हालांकि राष्ट्रपति को यहाँ अपने को सही साबित करने का मौका भी दिया जाता है। अगर जांच सही हुआ तो 2/3 बहुमत से दूसरा सदन भी पास करती है और उस तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाएगा। मतलब कि इसमें दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य जिन्होंने वोट किया था और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य जिन्होंने वोट किया था, वो राष्ट्रपति को हटाने में, महाभियोग में उनका कोई योगदान नहीं होता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे आपको, राष्ट्रपति के कर्तव्य या शक्तियाँ क्या क्या है। तो 5-6 शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कार्यकारी शक्ति, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति, 5वां कूटनीतिक शक्ति, 6वां सैन्य शक्ति, 7वां आपातकालीन शक्ति, 8वां अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 9वां क्षमादान करने की शक्ति और 10वां वीटो पावर, वीटो प्रदान करने की शक्ति। इस 9-10 शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला कार्यकारी शक्ति की जब हम बात करते हैं
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हो। सब चीज़ें कहा जाता है कि सर्वोच्च अधिकारी कौन है राष्ट्रपति भारत का? तो वह राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, तो वह कार्यकारी शक्ति भी उसी के पास है। इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति, उनके वेतन आदि का निर्धारण, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद का अनुमोदन नहीं किया गया हो। वह केंद्र राज्य के विभिन्न मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है। इससे तमाम सारी शक्तियां राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। विधायी शक्ति में है कि वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। ऐसे कुछ शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास है, वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये सारी विधायी शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों की बात करें हम तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत का आकस्मिक निधि किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ये सारी वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्ति की बात करेंगे तो इसमें है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनकी नियुक्ति करते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सब चीज़ें न्यायिक शक्ति में आ जाता है। अगला पॉइंट है कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के नाम से की जाते हैं। हालांकि इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन यह राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ कही जाती हैं। सैन्य शक्ति की बात करें तो वह भारत के जल, थल और वायु सेना का प्रमुख होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है और इसके प्रमुखों की नियुक्ति करता है। समाप्ति की युद्ध घोषणा की समाप्ति कर सकता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार ही होगा। अगला है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति तीन आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356 और 360। 352 संपूर्ण देश के लिए है, संपूर्ण देश या किसी क्षेत्र के लिए है। 356 किसी राज्य विशेष के लिए और 360 फिर संपूर्ण देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए। तो 352 तब लागू होता है जब देश में कहीं देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध में रत हो या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। 356 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के उपरांत या फिर राज्य सरकार गठन नहीं होने के उपरांत या राज्य सरकारों का पूर्ण बहुमत नहीं आने की कंडीशन में 356 का यूज किया जाता है। 365 भी है एक अनुच्छेद जिसमें कि राज्य सरकारें केंद्र की सलाह नहीं मानती है। ऐसे कंडीशन 365 भी है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और एक है 360 जिसको कि वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अर्थात कि देश में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सरकार के पास पैसा ना हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। और ऐसे कंडीशन में जो सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती भी करने की व्यवस्था है। हालांकि उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। खैर, तो ये हो गया आपातकालीन शक्ति। अगला पॉइंट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहीं पे एक पॉइंट और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 1, 2, 3 को जगह 2, 1, 3 213 में 113 से राष्ट्रपति और 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तब जारी होता है जब सदन नहीं चल रहा हो या फिर कुछ कारण से लेट हो रहा हो और कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो। ऐसे कंडीशन में अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। लास्ट पॉइंट है क्षमादान करने की शक्ति और वीटो पावर। क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। क्षमादान करने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दंडित किया है तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है कि हमें क्षमा कर दीजिए। अब राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो हो सकता है कि उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाए। उसे अगर मृत्युदंड मिल गया है तो राष्ट्रपति कह सकता है कि नहीं, इसे मुक्त कर दो, तो मुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति कह सकता है कि नहीं, इसे आजीवन कारावास कर दो, तो आजीवन कारावास। राष्ट्रपति कह दे कि इसे 1 वर्ष का सजा दे दो, 1 वर्ष सजा दे दी जाएगी। मतलब कि वह लघुकरण भी कर सकता है दंड का।
और माफ़ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसमें वो सर्वोच्च अधिकारी है। हाँ, तो इसी को हम कहेंगे क्षमादान करने की शक्ति। इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में। एक और पॉइंट है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? एक 1982 के आसपास में उस समय में तत्कालीन सरकार ने कुछ कानून बनाई और राष्ट्रपति के पास वह कानून पहुंचा, राष्ट्रपति ने उसे पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट वीटो ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। पॉकेट वीटो कहने का मतलब कि वह वीटो पे, मतलब कोई भी कानून अगर जो पास होती है तो लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति में, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनता है तो उसे इस तीनों से गुजरना पड़ता है। या तो वह सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के पास, या सबसे पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत ही वह कानून का रूप में आता है। अदरवाइज अगर कोई लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, वह कानून नहीं बन पाएगा। या लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो पाया तो वो भी कानून नहीं बन पाएगा। तो पॉकेट वीटो कहने का मतलब इसमें कई प्रकार के पॉइंट्स हैं, तो मैं बस इतना बता दे रहा हूँ पॉकेट वीटो क्या होता है। तो पॉकेट वीटो कहने का मतलब कि सरकार की, राष्ट्रपति की इच्छा होगी कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, पॉकेट में डाल दिया जाए, उसको ध्यान ना दिया जाए। आने वाले हो सकता है 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो वो भी एक राष्ट्रपति की शक्ति है। तो करीब 7-8-9 हमने शक्तियों पर चर्चा किया है। ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियाँ। आप जरूर से इसको अगर लॉन्ग टर्म आंसर लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति संबंधित, वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 54 में चुनाव है। 56 में कार्यकाल है, कितने साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि अभी तक में राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है, उसके बाद कोई ऐसे राष्ट्रपति शायद नहीं बने। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, इस पर हमने चर्चा कर लिए हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेगा, और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जिस पर हमने चर्चा किया है, वो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान करने की शक्ति, और अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। विस्तार से हम राष्ट्रपति के हर एक पॉइंट को हम बनाएंगे वीडियो, और फिर हम आपके पास चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। सबको नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।